इसमें एक और जो आपसे मैं जानना चाहूँगा जिस बारे में कि आप में आपको एक हिम्मत वाला जर्नलिस्ट बोले जाते हैं कि आप सीधा इन डॉन्स के फंक्शंस में जाके कवर करके आते थे अलग अलग न्यूज़। और आपने दाऊद के शायद भांजे के कोई फंक्शन में या शादी में चले गए थे, वो क्या स्टोरी थी? नहीं नहीं, उसमें हमने हिडन कैमरे से शूट किया था ओह ओके ओके। कि दाऊद के भांजे की शादी थी। हाँ। दानिश दाऊद का भांजा था, हम्म। हसीना पारकर का लड़का दाऊद की बहन का। तो अंजुमन इस्लाम स्कूल में शादी थी। हम्म। तो वहाँ पर मैं, मेरा कैमरामैन था अतुल कदम, उसको हमने हिडन कैमरा दिया और वहाँ पे जाके हम शूट कर रहे थे कि कौन कौन मिलने आ रहा है, शादी में खाने पीने का क्या रखा गया है, और एक वांटेड कोई आरोपी भी था जो भी वहाँ पर आने की गुंजाइश थी, तो हम उसको भी शूट करना चाहते थे। अरे बाप रे। तो ये सारा कुछ हमने उस वक्त में ये जोखिम उठाया था, क्योंकि देखिए इस तरह के जो डॉन के इवेंट्स वगैरह होते हैं, शादी ब्याह वगैरह के, तो उसको कवरेज करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि इससे पता चलता है कि उनके नेटवर्क में कौन कौन है, कौन कौन उनका शुभचिंतक है, किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। तो ये सारी जानकारी पता चलती है, तो इसके लिए हमने वहाँ पर अपनी फील्डिंग लगाई थी और हमने वो कैप्चर किया था। फिर इसके बाद क्या हुआ था जब इसका दानिश का एक्सीडेंट हुआ? हाँ, उसके बाद हुआ ये था कि जो दानिश का एक्सीडेंट हुआ था वो खेड़, जहाँ पर इनका पुश्तैनी घर है दाऊद का, वहाँ से वो एक ब्लैक कलर की वैगनार कार से खेड़ से मुंबई की तरफ आ रहा था। तो एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी उसकी वैगनार कार को, वो पूरी कार जो है पिचक गई थी। तो किसी ने मरवाने की और कोशिश की उसमें थी, क्या था वो? देखिए उसमें कोई मर्डर केस तो रजिस्टर नहीं हुआ, पुलिस ने तो उसको एक्सीडेंट केस के तौर पे ही ट्रीट किया और उसमें दानिश की डेथ हो गई थी। तो वो खबर भी मैंने ही ब्रेक की थी। और फिर हुआ ये कि जब दानिश की डेड बॉडी मुंबई आई और फिर बड़ा कब्रिस्तान में जब उसका जनाजा वहाँ ले जाया गया, उसको दफनाने वगैरह की प्रक्रिया चल रही थी, तो मैंने अपना कैमरा भी वहाँ पर भेजा था। तो वहाँ पर दाऊद के लोगों ने हमारे कैमरे पर अटैक कर दिया, मेरे कैमरामैन को बहुत मारा और हमारे कैमरे को तोड़ डाला था वहाँ पर। जो आपने जो हिडन ये किया था इनका शूट उनके दानिश की शादी में, उसके और डेथ में कितना फर्क था? वो तो मेरे ख्याल से वो हुई थी दानिश की 2005 में मेरे ख्याल से जो है डेथ हो गई। शादी हुई थी, उसके कुछ महीनों बाद ही ये अच्छा, डेथ हुई तो थी। उसमें बीच में लेकिन इन्होंने कुछ अटैक करने की कोशिश नहीं की नहीं, थी? अटैक उस वक्त तो नहीं, लेकिन 2008 में जो मुझे हेमंत करकरे जो एटीएस चीफ थे, उन्होंने मुझे अप्रैल 2008 की शुरुआत में अपने ऑफिस में बुलाया था। अपने ऑफिस में नहीं, उन्होंने मुंबई पुलिस हेड ऑफिस में बुलाया था, एटीएस का ऑफिस दूसरी जगह पर था। और वहाँ पर जॉइंट सीपी एडमिन के दफ्तर में हमारी मीटिंग हुई थी, मेरी और हेमंत करकरे की। और उसमें उन्होंने मुझे पूछा था कि भाई तुम्हारी ऐसी कौन सी खबर है जिसकी वजह से डी कंपनी तुमसे नाराज़ है, दाऊद तुमको मरवाना चाहता है। मैंने बोला मैं कोई एक खबर के बारे में तो बोल नहीं सकता, मैंने तो बहुत सारी स्टोरीज़ की हैं, अब कौन सी मैं आपको बताऊं। और जहाँ तक दाऊद को देशद्रोही, भगोड़ा वगैरह, वो सब तो मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से दाऊद मरवाने की कोशिश करेगा। बोले नहीं, लेकिन हमने कुछ हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट आया है और छोटा शकील कुछ शूटर से अपने बात कर रहा था और तुम्हारे बारे में जिक्र कर रहा था, सो यू नीड टू बी कॉशियस और हो सके तो मुंबई के बाहर चले जाओ कुछ वक्त के लिए। तो मैंने कहा कि इसी महीने तो मेरी शादी है 27 अप्रैल को, अभी ये अप्रैल का फर्स्ट वीक और उससे 7 दिन पहले मेरी बहन की शादी है, मैं मामा के साथ में ही रहता था। तो घर में 2-2 शादी और मैं मुंबई छोड़ के कैसे चले जाऊँ, शादी के कार्ड वार्ड भी छप गए। अरे बोला जितना बच्चोगे तो शादी करोगे ना यार। तो मैंने बोला नहीं। फिर उन्होंने मेरे बॉस को फ़ोन कर दिया कि इसको मुंबई से बाहर जाने बोलो, मेरे सामने की बात है। तो बॉस ने बोला मैं तुम्हारा दिल्ली कुछ दिनों के लिए ट्रांसफ़र कर देता हूँ, यहाँ आ जाओ। तो मैंने बॉस से भी जो है झगड़ा किया और मैंने कहा कि नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता, अभी शादी वादी तो टलेगी नहीं। तो फिर हेमंत करकरे ने कहा कि ठीक है तुम ध्यान रखो, हम हमारे तरीके से डील करते हैं। फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, क्योंकि उसके बाद मेरा उनसे बात करने का मौका भी नहीं मिला। कुछ महीनों बाद ही 26 नवंबर 2008 का आतंकी हमला हुआ और जिसमें उनकी डेथ हो गई। और हो सकता है कि शायद उस कॉल्स के बेसिस पे उन दोनों शूटर्स को उठा लिया हो एटीएस ने,
आगे मुझे पता नहीं क्या बट हुआ। ऐसा आपको कोई किसी ने बाद में शायद बताया था ना कि शायद इंटरसेप्ट कर लिया थ्रेट को? हाँ, ये बाद में मुझे मेरे इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ सीनियर अधिकारी मेरे दोस्त थे, तो कई साल बाद ऐसे कैजुअली बातचीत हो रही थी, तब उन्होंने मुझे बताया था कि यार तुम्हारे को तो उस वक्त बहुत बड़ा थ्रेट था तुम्हारी लाइफ को, जो हम लोग ने न्यूट्रलाइज किया था। बाप रे बाप। अब एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि है याकूब मेनन, टाइगर मेनन का भाई। मेमन मेमन, सॉरी, हाँ। मेमन। हाँ। ये वापस आ गया था इंडिया और इसको अरेस्ट किया था। वो क्या कहानी थी पूरी? देखिए, उसके पीछे जो कहानी है ना, वो रिकॉर्ड पर नहीं है कहीं पे, लेकिन ये जो अंडरवर्ल्ड की ग्रेप वाइन है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, जो अंडरवर्ल्ड के लोगों से जो मैंने सुनी, हो सकता है ये सच भी हो सकता है ये झूठ भी हो, सुनी सुनाई बात भी हो सकती है, हो सकता है इसमें तथ्य भी हो। अब हुआ ये कि जब ये भारत से भागकर ये पूरी मेमन फैमिली जब कराची चली गई, तो याकूब मेमन की वाइफ और टाइगर मेमन की वाइफ में बहुत ही अनबन होती थी, बहुत ही झगड़ा वगैरह होते रहता था अक्सर। और जो याकूब मेमन की वाइफ है, वो आए दिन याकूब मेमन को प्रेशराइज करती थी कि अरे छोड़कर चलो, वापस इंडिया चलो, इनके कहने पर हम फंस गए। और ऐसा याकूब मेमन की वाइफ का कहना था कि टाइगर मेमन की वाइफ बड़ा हावी होने की कोशिश करती थी। मतलब देवरानी जेठानी में जो हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं हमारे इंडियन फैमिलीज में, वैसी लड़ाई चलती थी, खींचतान चलती थी। और जिसकी वजह से याकूब मेमन बड़ा परेशान था, क्योंकि उसकी वाइफ हमेशा नैग करती थी कि देखो ये टाइगर की वाइफ राहीन जो है इस तरह से हमें भला बुरा कहती है, हम कब तक इनके टुकड़ों पर पलेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली दे ऑल वेर डिपेंडेंट ऑन टाइगर मेमन। टाइगर मेमन ही इस कॉन्स्पिरेसी का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। टाइगर मेमन ही इनको भगाकर पाकिस्तान लाया था, तो सब कुछ टाइगर सेंट्रिक ही था। तो याकूब मेमन की वाइफ को लग रहा था कि हम टाइगर मेमन के जो है टुकड़ों पर पल रहे हैं या उनके अधीन हैं। तो इसकी वजह से याकूब मेमन परेशान हो गया और फिर उसने तय किया कि मैं वापस भारत आऊँगा। और फिर जब भारत आया, भारत में जो हमारी एजेंसीज के लोग हैं, खुफिया एजेंसीज प्लस सीबीआई, उन्होंने संपर्क किया। याकूब आया, उसकी फैमिली आई, उसने बहुत सारी जानकारी भी दी। लेकिन कोर्ट में जब ट्रायल चला तो कोर्ट ने, टाडा कोर्ट ने उसको दोषी माना और उसको फांसी की सजा सुनाई। और 30 जुलाई 2015 को नागपुर की जेल में सुबह सुबह करीब 6:30 बजे उसको फांसी दे दी गई। आपने उस जज के बारे में भी काफ़ी लिखा है जिसने ये सब किया था। खड़े पीडी खोदे टाडा के जज थे। उन्होंने, देखिए वो जो ट्रायल था 1993 ब्लास्ट का, 2 जजेस ने चलाया था। पहले जीएन पटेल थे, उनके बाद में पीडी खोदे नाम के जज आ गए और उन्होंने पूरा ट्रायल चलाया था। और संजय दत्त भी उसी केस में था। हाँ, संजय दत्त को उन्होंने 6 साल जेल की सजा दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको 5 साल कर दिया था। तो पीडी खोदे ऐसे जज थे जो बड़े ही मतलब अप्रोचेबल थे, एकदम जज के जैसा उनका स्ट्रिक्ट डेमिनोर नहीं होता था। लाइट हार्टेड कन्वर्सेशंस भी उनके साथ हो जाते थे। कई बार लंच टाइम में हम जर्नलिस्टों को बुलाते थे अपने एंटी चैम्बर में, हमारे साथ में मजाक मस्ती भी करते थे, ये भी पूछते थे और बाकी क्या चल रहा है। छुट्टी नहीं लेते थे ऐसा? कभी छुट्टी नहीं लेते थे। उनके जब फादर एक्सपायर हुए तो सुबह उन्होंने फादर का अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करके शमशान से सीधे कोर्ट में आ गए, कोर्ट रूम में बैठ गए और सुनवाई लेने लग गए। तो याकूब मेनन को ऐसा क्यों लगा कि ये जज ने उनके साथ गलत किया या धोखा किया? क्योंकि वो काफी उनके लिए करता नहीं, उसमें जज के खिलाफ उनका नहीं था सच। वो जो गुस्सा, जब पीडी खोदे ने, जस्टिस पीडी खोदे ने फैसला सुनाया कि तुमको इस अपराध के लिए सजाए मौत दी जाती है, तो एकदम से फट पड़ा, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। और उस जब वो आया था, उसने फैसला किया था वापस भारत लौटने का, तब टाइगर मेमन ने उसको वार्न किया था कि वहां मत जाना, तो फंस जाएगा। तो उसको टाइगर मेमन की वो बात याद आई कि टाइगर सही बोलता था, ये वहां जाएगा तो देखो। जबकि याकूब मेनन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी था ना? हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, बहुत पढ़ा लिखा था। तो वो बहुत ही कोर्ट में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, हंगामा करने लग गया। बड़ी मुश्किल से उसको, जो जेल के गार्ड्स थे, उसको पकड़ कर वहाँ से लेकर गए थे। तो ये सारा था। और कहते हैं उसके डेथ डे से पहले भी उसकी हियरिंग हुई थी, रात भर, मतलब रात भर हियरिंग चली। एक समाज के कई प्रोमिनेंट लोग जो है, कई इंटेलेक्चुअल्स, एलिट्स, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, जैसे सुबह फांसी होने वाली है तो रात को 12 बजे वो लोग
चीफ सुप्रीम जस्टिस के कोर्ट। पास गए और कहा कि ये फांसी रुकनी चाहिए, और रात को 2-3 बजे तक सुनवाई हुई इनके पिटीशन के ऊपर, और फिर सुबह होते होते कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं, फांसी तो होगी, और कुछ मिनटों के बाद में फांसी पे लटका दिया गया उसको।